हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के ऊपर। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे, फिर जानेंगे सी के स्ट्रक्चर के बारे में कि एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम कैसे होता है, और अंत में मैं आपको दिखाएंगे कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करके जिसमें हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम शुरू करते हैं तो हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्गोल से। इसका फुल फॉर्म एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस की गई 1960 में, जो कि मैथमेटिक और साइंटिफिक प्रॉब्लम को एल्गोरिथम के माध्यम से सॉल्व कर सकता था। उसके बाद BCPL को बनाया गया 1967 में, जो कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्राम लैंग्वेज है, जो कि CPL के आधार पर बनाई गई थी। 1970 में बी लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था केम थॉमसन के द्वारा बेल लैबोरेटरीज में। फिर डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। सी लैंग्वेज में BCPL बी एल्गोल के बहुत सारे फीचर को यूज़ किया गया था, और इसमें हमें डेटा टाइप की भी न्यू वैरायटी देखने को मिली थी। जब सी को स्टैंडर्ड मिला और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, तो 1989 में NCC द्वारा सी को पब्लिश किया गया था। तो फिर इसे सब NCC के नाम से भी हम जानते हैं। फिर 1990 में ISO के द्वारा उसी स्टैंडर्ड को अप्रूव किया गया, तो इसे हम C90 के नाम से भी जानते हैं। और फिर आगे डेवलपमेंट देखें तो 1999 में इसको रिवाइज किया गया ISO के द्वारा, और इसके नाम C99 पड़ा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक सी के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि रिच लाइब्रेरी, पोर्टेबल, मेमोरी मैनेजमेंट, फास्टर एग्जीक्यूशन। तो आइए जानते हैं रिच लाइब्रेरी के बारे में। सी प्रोग्राम में हमें बहुत सारे इनबिल्ट फीचर को देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे डेवलपमेंट को फास्ट कर देते हैं। इसी को रिच लाइब्रेरी कहते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पोर्टेबल है। सी लैंग्वेज बहुत ही पोर्टेबल है, यानी कि आप इसे किसी भी मशीन में चला सकते हो और ये आसानी से एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था अपनी पिछली स्लाइड में कि सी लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप और ऑपरेटर्स मिलते हैं, जो कि हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए भी ईजी होता है। इसमें हम मेमोरी मैनेजमेंट का फीचर भी देखते हैं, जैसे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो हम इससे हम अपने वेरिएबल्स के लिए मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं, और जब चाहे उसे फ्री भी कर सकते हैं फ्री फंक्शन के द्वारा। तो हम अब बात करते हैं सी लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो मैं अब बताने वाला हूँ, हो सकता है वो पार्ट आप प्रोग्राम में यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसे हम एसेंशियल पार्ट एंड नॉन एसेंशियल पार्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहला होता है कमेंट्स। कमेंट्स हमारे प्रोग्राम में हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किसी फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए भी होता है, या किसी लाइन को कमेंट करने के लिए कि आप प्रोग्राम में नहीं यूज़ कर पाए। कमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। यदि आपने प्रोग्राम में कोई चेंजेस किया और आप उसे रिवर्ट बैक करना चाहते हैं, तो आप सिंगल लाइन कमेंट देके आप ये दर्शा सकते हैं कि हाँ, आपने वो चेंज किया है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो कमेंट्स के बाद हम देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस किया जाता है सोर्स कोड कंपाइल होने के पहले। मैं अपनी दूसरी वीडियो में इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। वैसे प्री प्रोसेसर हमेशा दो टाइप के ही हमें देखे जाते हैं प्रोग्राम में, हैश इंक्लूड एंड हैश डिफाइन। तो इसके बाद हम आते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स पे। तो हम फंक्शन के बाहर जो भी डिफाइन करते हैं, यूजुअली हमारे प्रोग्राम के टॉप के ऊपर, उसे हम ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम स्टोर रहती है। फिर हम आते हैं मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन एक एंट्री पॉइंट होता है कोई भी सी प्रोग्राम का। हर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से ही होता है। जब हम सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल डायरेक्टली मेन में आ जाता है। हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता ही है। तो आप सभी इस पिक्चर को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले कमेंट्स है, उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, फिर ग्लोबल वेरिएबल्स, उसके बाद मेन फंक्शन, और फिर मेन फंक्शन के अंदर हम लोकल वेरिएबल्स के डेफिनेशन और प्रोग्राम के स्टेटमेंट के लॉजिक को लिख सकते हैं। और नीचे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को देख सकते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि फंक्शंस की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी। हम अब आते हैं सी लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है।
कीवर्ड्स एक ऐसा वर्ड्स है जो कि विशेष कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका अपना ही एक अलग स्टैंडर्ड मीनिंग होता है। ये हमेशा ही लोअर केस में लिखे जाते हैं। टोटल 32 कीवर्ड्स पाए जाते हैं पूरी सी लैंग्वेज में। उदाहरण के तौर पे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, टाइप डेफ, ऑटो, ब्रेक, केस, वाइल, एट्सेट्रा। तो हम आते हैं हमारे सी के सेकंड बेसिक एलिमेंट पे, डेटा टाइप्स के ऊपर। सी में बहुत तरह के डेटा टाइप सपोर्ट किए जाते हैं। हर तरह के डेटा टाइप का स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, जैसे कि ए, बी, सी और एट्सेट्रा। फिर सेकेंड डेटा टाइप की बात करें तो वो है इंटीजर। इंटीजर जो डेटा टाइप है वो कोई भी नंबर को स्टोर करने के लिए होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। फ्लोट डेटा टाइप हम डेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए करते हैं। और डबल डेटा टाइप को हम डबल प्रिसाइजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं हम आइडेंटिफायर्स के ऊपर। आइडेंटिफायर्स नाम को दर्शाया जाता है, जैसे कि कोई भी वेरिएबल। एग्जांपल के तौर पे यदि हम देखें तो इंट मनी, फ्लोट टेम्परेचर। तो मनी और जो टेम्परेचर है वो एक आइडेंटिफायर है। नोट की बात यह है कि आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के नाम हमेशा ही अलग रहने चाहिए। यदि हम आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के नाम को सेम रख दें तो हमारी कंपाइलर एरर जनरेट करेगी। तो अब हम देखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर में कैसे कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम उसमें सर्च करेंगे डाउनलोड कोड ब्लॉक्स और इंटर मारेंगे और पहली लिंक को ओपन करके डाउनलोड द बाइनरी रिलीज़ को क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट विंडोज़ है तो हम विंडोज़ वाले ऑप्शन में क्लिक करके कोड ब्लॉक्स की सेटअप को डाउनलोड कर लेंगे और फिर डाउनलोड हो जाने के बाद हम कोड ब्लॉक्स के सेटअप को डबल क्लिक करके खोल लेंगे। तो उसके बाद आपके स्क्रीन पर कोड ब्लॉक्स की एक पॉपअप दिखाई देगी। इंस्टॉलेशन के दौरान आप फुल पे क्लिक करके ओके करिए। तो जब आपने फुल पे क्लिक करके ओके दबाया तो फिर आपको कंपाइलर चूज़ करने की एक विंडो दिखाई देगी, जिसमें से आप GNU/C कंपाइलर को क्लिक करके नेक्स्ट करके आप अपने कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आप फाइल में क्लिक करके न्यू सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप उसमें एम्प्टी सेलेक्ट कीजिए तो आपको एक विंडो दिखाई देगी। तो उस विंडो में आप टाइप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम। तो चलिए टाइप करिए हैश इंक्लूड studio.h। उसके बाद वॉइड मेन टाइप करिए, फिर ब्रेसेस खोल के प्रिंटफ में हेलो वर्ल्ड लिख दीजिए।
और आप अपने प्रोजेक्ट को अपनी मनचाहे लोकेशन पे भी सेव कर सकते हैं। फिर आप बिल्ड ऑप्शन में क्लिक करके प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लें तो आपको नीचे बिल्ड मैसेज की विंडो दिखेगी। उसमें आप देखिए 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स होगी। अब आप हरे वाले आइकन में क्लिक करके और एक नई विंडो खुलेगी जिसमें हेलो वर्ल्ड होगा। तो फिलहाल के लिए इस ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़े और बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार एंड टेक केयर।